देखिए आज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेमेस्टर 2 का एक कोर पेपर है जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन। उसका हम लोग पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उसका पहला चैप्टर का पहला टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हिंदी में इसको कहते हैं प्रबंध। तो मैनेजमेंट को अगर आप जैसे हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं ना, तो मैनेजमेंट को अगर आप इंग्लिश में तोड़ेंगे तो देखिए उसका जो तोड़ निकलता है वो कैसे कैसे निकलता है। अगर मैनेजमेंट का आप स्पेलिंग चेक करेंगे तो मैनेजमेंट MANAGEMENT, ये स्पेलिंग है इसका। इसको 3 पार्ट में आप बांट दीजिए। मैनेज को अलग कर दीजिए, उसके बाद MEN को अलग कर दीजिए, और लास्ट में जो T बचा उसको अलग कर दीजिए। ठीक है, मैनेज प्लस मैन प्लस T इज इक्वल टू मैनेजमेंट। 3 पार्ट में इसको अगर हम बांट दिए तो ये मैनेजमेंट हो गया। मैनेज प्लस मैन प्लस T इज इक्वल टू मैनेजमेंट। इसको हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल डिजाइन से लोग इसको हम लोग देखते हैं। अब मैनेज मतलब क्या होता है कोई बता सकता है कि मैनेज का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित करना, किसी भी चीज को मैनेज करना। मैनेज का मतलब क्या है? किसी भी चीज को व्यवस्थित करना। और यहाँ पर किसको व्यवस्थित किया जा रहा है? MEN यानी मैन को व्यवस्थित किया जा रहा है। टी का मतलब होता है टैक्टफुली तरीके से। तो मैनेज करना है मैन को टैक्टफुली तरीके से, दैट इज मैनेजमेंट। ये हम एज पर तोड़ के अनुसार से बताओ, ये कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है इसका। लीगल डेफिनेशन हर विद्वान अलग अलग तरीके से दिए हैं। एक विद्वान ने दिया है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ इंटरप्राइजेस। किसी भी संस्था का, किसी भी इंटरप्राइजेस का जो प्लानिंग है और जो उसका रेगुलेटिंग है, उस एक्टिविटीज को बढ़ाते जाना, उसको प्रोसेस को बढ़ाते जाना, ये मैनेजमेंट कहलाता है। हर विद्वान ने अपने अपने अनुसार से परिभाषा दी है। तो मैनेजमेंट का कुल शाब्दिक अर्थ अगर आप समझना चाहिएगा या उसका कुल निचोड़ अर्थ समझना चाहिएगा तो मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंध करना। और प्रबंध क्या करती है? मनुष्यों से जो कार्य लिए जाते हैं, जिन मनुष्यों से किसी संस्था में आप कार्य लेते हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से काम लेने की युक्ति ही प्रबंध कहलाती है। प्रबंध आप सिर्फ फर्म में ही नहीं देख सकते हैं, प्रबंध सिर्फ कंपनियों में नहीं देख सकते हैं। प्रबंध को आप नॉर्मली अपने घर में भी देखते हैं। प्रबंध को खेल के क्षेत्र में भी देखा जाता है। प्रबंध को सिनेमा के भी क्षेत्र में देखा जाता है, मनोरंजन के भी क्षेत्र में देखा जाता है। आपके घर में प्रबंध करने वाले एक सीनियर आदमी होते हैं घर में। आपके माँ हो, चाहे आपके पिताजी हो, चाहे आपके दादाजी हो, कोई एक सीनियर मेंबर होता है जो पूरे घर को कोऑर्डिनेट करता है। उस घर का प्लानिंग वो आदमी बनाता है। उस घर में कोऑर्डिनेशन, एक मेंबर को दूसरे मेंबर के साथ कोऑर्डिनेट करता है। वो घर को मैनेजमेंट करता है, मैनेज करता है सारे चीज को। वो छोटे से अपने घर को मैनेज करता है। मुख्यमंत्री पूरे राज्य को मैनेज करता है, प्रधानमंत्री पूरे देश को मैनेज करता है। तो सब कोई मैनेज करता है। किसी का मैनेज करने का स्तर छोटा सा है, किसी का मैनेज करने का स्तर बड़ा सा है, लेकिन मैनेजमेंट तो सबको करना है। मेरे को आप पूछिए तो मेरे को पूरे कॉलेज को मैनेज करना है, हर एक स्टूडेंट की समस्या को दूर करना है। ये भी मेरा काम है मैनेजमेंट के तौर पर। आप है स्टूडेंट है तो हो सकता है कि आपको अपना मैनेजमेंट क्या करना होगा, कॉपी किताब आपको अपना मैनेज करना। आपको तो घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, तो आपको अपना घर का कॉपी किताब जो है वो आपको मैनेज करके रखना है कि ये सेमेस्टर किताब 1 का इधर रख लेते हैं, सेमेस्टर 2 का इधर रख लेते हैं, सेमेस्टर 1 का फेयर कॉपी इधर रख लेते हैं, सेमेस्टर 2 का फेयर कॉपी इधर रख लेते हैं। तो दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट। ये सब भी मैनेजमेंट है। खेल के क्षेत्र में अगर आप देखिएगा तो वहाँ भी जो कैप्टन होता है, जो फुटबॉल का प्लेयर होता है कैप्टन होता है, या क्रिकेट का प्लेयर का जो कैप्टन होता है, वो भी मैनेजमेंट करता है। वो भी अपने खिलाड़ियों को अपने जरूरत के हिसाब से क्रिकेट के फील्ड में लगाता है। उसको कहता है तुम ऑफ साइड जाओ, उसको कहता है तुम लेग साइड जाओ, उसको कहता है तुम बाउंड्री की तरफ सट जाओ, किसी को कहता है गली में खड़े हो जाओ। ये सब भी मैनेज करने का तरीका है। वो दिमाग लगाता है कि हम अपने प्लेयर को कहाँ रखें ताकि विपक्षी टीम कम से कम रन बना सके और विपक्षी टीम के प्लेयर जो है वो जल्दी से जल्दी आउट हो सके। ये भी मैनेजमेंट है। सिनेमा के भी क्षेत्र में, इंटरटेनमेंट के भी क्षेत्र में मैनेजमेंट करना पड़ता है। काफ़ी हेवी एक्सपेंसेस होता है सिनेमा में। अगर आप सिनेमा की बात करेंगे तो करोड़ों करोड़ रुपए एक सिनेमा बनाने में खर्च होता है, लेकिन वहाँ पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो होते हैं वो मैनेजमेंट का काम करते हैं। प्रोड्यूसर फाइनेंस करता है तो डायरेक्टर पूरे चीज को मैनेज करता है। यानी कि मैनेजमेंट जितना बड़े स्तर पर देखिएगा उतना वो टफ हो जाता है, और जितने छोटे स्तर पर देखिएगा उतना छोटा वो रहता है। लेकिन है तो ये बहुत टफ काम है। मैनेजमेंट कोई साधारण काम नहीं है।
हाँ, आपके अभी जिम्मे में मैनेजमेंट नहीं आया है, चूंकि आपको अभी मैनेज नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए इसका एहसास नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी मैनेजमेंट करने की, चाहे घर का मैनेजमेंट करना हो, चाहे समाज का मैनेजमेंट करना हो, चाहे किसी संस्था का मैनेजमेंट करना हो, तो ये बहुत टफ वर्क है। अगर आप देखिएगा तो बहुत टफ वर्क है और ये साधारण काम नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। तो मैनेजमेंट का मतलब मूल अर्थ जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं किताब की भाषा में, तो मैनेजमेंट का मूल अर्थ है कि प्री डिटरमाइन जो गोल है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, उसको कोऑर्डिनेट करते हुए अमंग द आवर स्टाफ्स, जो भी हमारे स्टाफ्स है उसको कोऑर्डिनेट करते हुए और इजिली वे में गोल को अचीव करना, दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो प्री डिटरमाइन गोल होते हैं, उस गोल को प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने जो भी कर्मचारी है, जो भी स्टाफ है, उनमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, समन्वय करना पड़ता है। और उस कोऑर्डिनेशन के बाद हम इजिली तरीके से उस टारगेट को अगर हम अचीव करते हैं, तो ये हमारा मैनेजमेंट है। यानी सफलतापूर्वक किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने मनुष्यों से काम करवाने की जो युक्ति है वो प्रबंध कहलाती है। दूसरों से काम करवाने की जो युक्ति है वो प्रबंध है। यानी दूसरे, आपको पहले कहा गया कि मैन, यानी जो मैन आपके अधीनस्थ है, जो कर्मचारी आपके अधीनस्थ है, एक मैनेजर के अंडर में उसका फाइनेंस मैनेजर होता है, एक डिपार्टमेंटल का सेल मैनेजर होता है, एक एडवर्टाइजिंग मैनेजर होता है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, सबका अलग अलग मैनेजमेंट का पार्ट होता है। उसके नीचे सुपरवाइजर होता है, उसके नीचे वर्कर होता है, बहुत सारा पार्ट होता है और सबको मैनेज करके चलना पड़ता है। तो यही है मैनेजमेंट मोरलेस। तो व्यवसाय में कुल मिला के मतलब मैनेजमेंट का जो अर्थ है, यही अर्थ है कि किसी भी संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने जितने भी अधीनस्थ आपके कर्मचारी हैं, उनसे सफलतापूर्वक काम करवाने की जो युक्ति है, उनसे जो उद्देश्य को प्राप्त करने की जो आप में क्षमता है, वही प्रबंध कहलाती है। ये क्षमता सब में नहीं होती है, सब लोग इस क्षमता में सही साबित नहीं होते, कुछ लोग इसमें फेल भी कर जाते हैं और कुछ लोग पास भी कर जाते हैं। बहुत सारे विद्वान ने अपने अपने अनुसार से परिभाषा दिया है, किसी ने छोटा परिभाषा दिया है, किसी ने बड़ा परिभाषा दिया है। एक छोटे से परिभाषा में हम आपको बताते कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन इंटरप्राइज। किसी भी संस्था के प्लानिंग और रेगुलेटिंग को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें एक RS डावर का आप नाम सुने होंगे। RS डावर ये बहुत अच्छे मैनेजमेंट माने जाते हैं। जिस तरह से FW टेलर का नाम आता है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, FW टेलर, जिस तरह से RS डावर का भी नाम आता है, ये RS डावर भी है, ये बहुत अच्छे मैनेजमेंट कहा जाता है। तो कुल मिला के मैनेजमेंट का जो संक्षिप्त हम लोग डेफिनेशन कह सकते हैं, जो लास्ट स्टेज पर जो डेफिनेशन आता है सबका पढ़ने के बाद, वो कहता है कि किसी भी तार्किक व्यवसायिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, प्रबंध क्या है, किसी भी व्यवसायिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि जो बिजनेस का गोल है उसको अचीव करने के लिए आपके पास जितने भी एम्प्लॉयड कर्मचारी है, जो भी आपके पास वर्कर है, उसको इस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, इस तरह से उसको मोटिवेट करना है, इस तरीके से उसको प्लान वे में यूज करना है कि आपको कम से कम कॉस्ट में, खर्चा कम से कम लगे, खर्चा ज़्यादा नहीं लगे, खर्चा कम से कम लगे और मैक्सिमम गोल आपका अचीव हो जाए। यही है मैनेजमेंट। खर्चा भी कम लगे और गोल भी मैक्सिमम अचीव हो जाए, दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का स्कोप है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। कहता है कि ज्यों ज्यों समय बढ़ता जा रहा है, ज्यों ज्यों स्थितियाँ परिवर्तित होते जा रही है, मैनेजमेंट का काम और जटिल होता जा रहा है, मैनेजमेंट और विकसित होता जा रहा है और मैनेजमेंट और फ्लेक्सिबल भी होता जा रहा है। ये स्टैटिक नहीं है कि हम एक फार्मूला को पढ़ लिए तो उसी फार्मूला पर हमको काम करना है। मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल भी है, मैनेजमेंट स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, वो बदलता जाता है। स्थिति परिस्थिति वश निर्णय आपके बदलते जाते हैं, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे आपकी बदलती जाती है। जैसे जैसे सामाजिक क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, जटिलताएं भी बढ़ रही है, धरती में विकास भी बढ़ रहा है और मैनेजमेंट का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। तो मैनेजमेंट का जो क्षेत्र है वो बहुत सारे क्षेत्र में है। आप किसी भी फर्म का अगर आप ध्यान से देखेगा तो जो सबसे टॉप कुर्सी होता है वो कहलाता है CMD, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, और उसके अंडर में कई सारे मैनेजर आते हैं। फिनांस मैनेजर अलग आता है, परचेज मैनेजर अलग आता है, सेल मैनेजर अलग आता है,
एडवर्टाइजिंग मैनेजर अलग आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग आता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट अलग आता है, लिबरलाइजेशन अलग होता है, मोटिवेशन अलग होता है। तो उसके अंदर में बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। एक सीएमडी के अंदर में बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन बेसिकली अगर हमसे ये पूछा जाए कि स्कोप ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, तो हम लोग उसको नट सेल में कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है। मैनेजमेंट के अंतर्गत में आता है सबसे पहले प्लानिंग, प्लानिंग के बाद कोऑर्डिनेशन, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग एंड लास्ट वन मोटिवेटिंग। ये सारे प्लानिंग, ये सारे मैनेजमेंट के स्कोप है, मैनेजमेंट के अंतर्गत ये प्राप्त किए जाते हैं। और इन्हीं सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाते हुए आपको अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त करना है, आपको जो अपना उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो यही कहलाता है मैनेजमेंट। अब आते हैं हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की प्रकृति जो है, नेचर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर क्या है। कहता है कि एक छोटा सा इसमें कहानी है कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी है, वो आर्ट्स भी है और वो बोथ है, इसमें दोनों आता है। मैनेजमेंट में साइंस भी आता है, मैनेजमेंट में आर्ट्स भी आता है और मैनेजमेंट में दोनों आता है, साइंस भी है और आर्ट्स भी है और कॉम्बिनेशन है दोनों का। कोई ये बता सकते कि साइंस क्या है? किसी को साइंस का डेफिनेशन पता है? कोई बता सकते हैं साइंस क्या है? सर साइंस जिसमें विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो। बिल्कुल सही है, 100% सही है कि साइंस में विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। विज्ञान अगर उसको आप अलग अलग करेंगे तो वी जोड़ ज्ञान बराबर विज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब तो ज्ञान होता ही है। तो ज्ञान की जो विशेष शाखा है उसी को हम लोग कहते हैं विज्ञान। ज्ञान की जो विशेष शाखा है उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में क्या होता है कि मैनेजमेंट के बारे में ये कहा गया कि ये 75% जो है वो एनालिसिस पर काम करता है, 25% ये जनरल नॉलेज में काम करता है। 75% एनालिसिस में काम करता है और 25% ये जनरल नॉलेज में काम करता है। तो साइंस की तरह ही मैनेजमेंट में भी कुछ रूल है जो स्पेसिफिक रूल है। जिस तरह से साइंस के कुछ रूल है उसी तरीके से मैनेजमेंट के भी कुछ रूल है। और साइंस के जो रूल होते हैं वो ऑलवेज स्टैटिक होते हैं, वो फ्लैक्सिबल नहीं होते हैं, क्योंकि साइंस में जो प्री डिटरमाइंड रूल होता है उस प्री डिटरमाइंड रूल को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर साइंस के किसी भी रूल को अगर आप चेंज करते हैं तो वैसी स्थिति में आपका साइंस का जो नियम है, वो जो कानून है वो टूट जाएगा। वो कभी टूटना नहीं चाहिए। साइंस जो होता है वो एब्सोल्युटली स्टैटिक होता है और उसमें किसी तरीके का आप तोड़ नहीं लगा सकते हैं। तो साइंस के बारे में कहता है कि साइंस जिस तरीके से स्टैटिक है, जिस तरह से हार्ड है, जिस तरह से फास्ट है, जिस तरह से ये रेगुलेशन में बंधा हुआ है, उसी तरीके से मैनेजमेंट भी कभी कभी हार्ड होता है, कभी कभी फास्ट होता है और कुछ रेगुलेशन से ये भी बंधा हुआ होता है। इसे मैनेजमेंट के अंतर्गत में एक टॉपिक ही यह है साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध एक टॉपिक ही है। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में कोई भी डिसीजन जो होता है वो आप अपने एक्सपीरियंस से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी डिसीजन को अगर आपको प्राप्त करना है तो उस डिसीजन को प्राप्त करने के लिए आपको बेसिकली उसके रूल और रेगुलेशंस पर जाना पड़ेगा। जब तक रूल और रेगुलेशंस नहीं आएगा तब तक आप उसके डिसीजंस को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि साइंस मैनेजमेंट जो है वो उसमें साइंस भी इंक्लूड है। ये कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस उसमें इंक्लूड है। जिस तरह से आपका केमिस्ट्री है ये भी साइंस का पार्ट है, जिस तरह से आपका फिजिक्स है ये भी साइंस का पार्ट है, जिस तरीके से आपका बायोलॉजी है ये भी साइंस का पार्ट है। और ये सारे चीज़ में जितनी एक्यूरेसी होती है कमो बेस लगभग लगभग उतनी ही एक्यूरेसी इसमें भी होती है। जितनी एक्यूरेसी उसमें होती है लगभग लगभग इतनी एक्यूरेसी मैनेजमेंट में भी होती है। इसलिए साइंस की तरह ही इसका भी प्रयोग किया जाता है। हाँ ये है कि उतना हार्ड और फास्ट नहीं है जितना फॉर्मूला हार्ड एंड फास्ट उसमें लिखा हुआ रहता है। वो फार्मूला सबके लिए एक समान होता है, उतना हार्ड और फास्ट यहाँ पर फार्मूला नहीं है, लेकिन उसके लिए साइंस की तरह प्रयोग किया जाता है। मैनेजमेंट को साइंस की तरह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा वर्ड का है कि मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट। मैनेजमेंट कला भी है, प्रबंध एक कला भी है। अब ये बताइए कि कला किसको कहते हैं? कला क्या है? कोई बता सकते हैं कला क्या है? किसी भी काम को करने की क्रिया विधि जो है वो कला है। किसी भी काम को करने की जो क्रिया विधि है वह कला है।
अगर हम कह सकते हैं कि आपके पास जो ज्ञान है और आपके पास जो कौशल है, यानी कि जो आपके पास टेक्नोलॉजी का आपको रूल पता है, जो आपके पास नॉलेज है, उसको व्यवहारिक रूप देना ही कला है। आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो कुशलता है, जो स्किल है, उस स्किल को व्यवहारिक रूप देना ही कला है, आर्ट है। अब मान के चलिए कि एक सिंगर एक अच्छा आर्टिस्ट माना जाता है, एक फिल्म में काम करने वाला कलाकार भी एक अच्छा आर्टिस्ट माना जाता है। उसमें भी कई तरह के कलाकार होते हैं, कुछ कलाकार सुपर डुपर हिट होते हैं तो कोई कलाकार फ्लॉप होता है। क्यों होता है सुपर डुपर हिट? क्योंकि उसमें जो क्षमता है काम करने की, जो उसके पास कला है, जो उसके पास स्किल है, जो उसके पास नॉलेज है, वो लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आता है। लेकिन जो फ्लॉप करता है वो किस कारण से फ्लॉप करता है? क्योंकि उसे अपने अभिनय की उतनी जानकारी नहीं है, उसको अपने आर्ट की उतनी जानकारी नहीं है, इसलिए वो फ्लॉप करता है। तो मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसा ही है कि मैनेजमेंट के भी जो कुछ काम है, उसमें जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जो भी आपको लाइबिलिटीज दिए गए हैं, जो भी आपके पास दायित्व है, उसको कुछ सिद्धांतों के द्वारा, कुछ नियम के द्वारा, कुछ तकनीकी विश्लेषण के द्वारा उसको व्यवहारिक रूप प्रदान करना पड़ता है। साइंस की तरह आर्ट उतना स्टैटिक नहीं होता। आर्ट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। आप छोटे से एग्जांपल में आप देखिए, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट क्रिकेट खेलते होंगे, तो जब आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई अगर नाटा बैट्समैन है, कोई अगर नाटा बैट्समैन है, नॉर्मली अगर आप लोगों को क्रिकेट का थोड़ा सा नॉलेज हो तो हम बता रहे हैं कि अगर कोई बैट्समैन के जिसका हाइट छोटा है, अगर उसको शॉर्ट पिच बॉल दिया जाए तो वो उसको हुक करने में थोड़ा सा परेशानी होगा। लेकिन वही बॉल अगर कोई लंबे बैट्समैन को दिया जाए तो वो उसको बड़ा आसानी से हुक कर लेगा। क्या ये सत्य है कि नहीं? कोई भी अगर क्रिकेट जानते हैं तो ये बात बताइए कि यस सर। ऐसा है? अगर अंकुश के जैसा लंबा बैट्समैन रहेगा यस सर। और उसको शॉर्ट पिच बॉल दीजिएगा तो वो आसानी से उसको हुक कर देगा। लेकिन अगर मेरे साइज का या अमन के साइज का कोई छोटा बैट्समैन को अगर आप दे दीजिएगा शॉर्ट पिच बॉल, तो हम लोग को हुक करने में परेशानी होगा। तो दोनों में यही अंतर है कि बॉल तो दोनों के पास एक ही आया है, साइज भी एक ही है, आकार भी एक ही है, ऊंचाई भी एक ही है, लेकिन परिस्थिति वश आपने उसमें चेंजमेंट कर दिया। किसी के लिए वो कला इतनी अच्छी थी कि वो अपना यूज कर लिया और वो 4 रन प्राप्त कर लिया, किसी की कला उतनी अच्छी नहीं थी कि वो उसको 4 रन प्राप्त कर सके। हाँ, ये हो सकता है कि अगर बैट सटाने का वो कोशिश करे और कहीं कैच लग गया तो कहानी वहीं चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन लंबा बैट्समैन है, उसका कैच लगेगा नहीं, जब हुक करेगा तो बाउंड्री के पार कर ही लेगा कोई ना कोई उपाय से। लेकिन नाटा बैट्समैन उसको अगर कहीं भी सटाया और विकेट कीपर के ऊपर उसे उठाने का प्रयास किया, अगर उठ गया भला तब तो बहुत बढ़िया, और कहीं थोड़ा सा एज लग गया तो कहानी चैप्टर क्लोज है। तो ये क्या है? ये भी तो एक आर्ट है, काम करने की एक क्षमता है। कोई कलाकार को आप देखिए, जब गाना वो गाता है तो किसी गाना का कैसा कैसा वो राग निकालता है, कैसा कैसा वो गला का आवाज निकालता है। कभी कोयल की तरह निकालेगा, कभी कौवा की तरह कर्कश निकालेगा, कभी मधुर होगा, कभी कर्कश होगा, कभी सुंदर होगा, कुछ ना कुछ होगा। ये उसकी कला है, हर तरह की आवाज निकालता है। कोई कोई आदमी को आप देखिए तो उसके पास इतना कला है कि वो हर फिल्मी स्टार का भी आवाज निकाल लेता है। कोई अमिताभ बच्चन का आवाज निकालेगा, कोई अनुपम खेर का निकालेगा। एक ही आदमी के पास 3-4 तरह का, ये कला है। इसी को कहते हैं कि आपके पास जो भी स्किल है उसको आपने व्यवहारिक रूप दे दिया, यानी आपके पास ये गुण था और आपने इस गुण को व्यवहारिक रूप दे दिया, तो यही कला है। तो प्रबंध में भी कला आता है। जिस तरह से प्रबंध में साइंस आता है उसी तरह से प्रबंध में आर्ट्स भी आता है। और ये बहुत कुछ निर्भर करता है आपका स्पेशल नॉलेज, आपका स्पेशल स्किल, आपकी निर्णय लेने की क्षमता। चूंकि मनुष्य एक क्या है, मनुष्य के बारे में कहा गया है कि ये एक सोशल एनिमल है और टाइम टू टाइम इसका डिसीजन जो है वो वेरी करता है। समय दर समय इसका जो डिसीजन है वो बदलता जाता है। कभी डिसीजन कुछ होता है और कभी डिसीजन कुछ होता है। अगर हमें बारिश हो रही है, हमें ऐसा लगता है कि बारिश में नहीं भीगना चाहिए, ये मेरे लिए एक सोचने की क्षमता है। और दूसरा अगर किसान है और उसको लगता है कि अगर बारिश हो रही है तो खेत में चल देना चाहिए हल लेके। बारिश एक ही है, सोचने की क्षमता दोनों की अलग है। हम कहेंगे कि बारिश में जाएंगे तो सर्दी लग जाएगा, दूसरा किसान कहेगा कि बारिश में जाएंगे तो खेत में धान लहलहाएगा। बारिश तो बदला नहीं है, चीज एक ही है, परिस्थिति एक ही है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता अलग है। हमारा निर्णय कुछ और है, दूसरे का निर्णय कुछ और है। तो मैनेजमेंट में भी परिस्थितिवश निर्णय बदले जाते हैं। ये हम नहीं कहते कि साइंस की तरह ही स्टैटिक होता है। ये
टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली एज पर ह्यूमन बीइंग की तरह जो मैनेजर होते हैं, जो मैनेजमेंट करता है, वो परिस्थितिवश स्थितिवश वो उस नियम को बदलता है और फ्लेक्सिबल अपने नियम का यूज करता है। तो ये हम लोग ये समझ लिए कि साइंस का भी प्रयोग मैनेजमेंट में हुआ और आर्ट्स का भी प्रयोग मैनेजमेंट में हुआ। तीसरा चीज कहता है कि मैनेजमेंट इज प्रोफेशन ऑल्सो। मैनेजमेंट इज प्रोफेशन ऑल्सो। मैनेजमेंट जो है वह एक पेशा है। पेशा बता सकते हैं किसको कहा जाता है? मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन ऑल्सो। व्हाट इज प्रोफेशन? पेशा बता सकते हैं किसको कहा जाता है? किन्हीं को पता है पेशा के बारे में? सर कोई वैसे जानते हैं पेशा किसको कहा जाता काम है? को करना जिससे कि आपको हैं? स्पेशल नॉलेज को व्यवहारिक रूप देना ये पेशा है। स्पेशल नॉलेज को, आपके पास अगर कोई स्पेशल नॉलेज है और स्पेशल नॉलेज को आप व्यवहारिक रूप दे रहे हैं तो ये आपका पेशा है। डॉक्टर एक पेशेवर व्यक्ति है, वकील एक प्रोफेशनल व्यक्ति है। ये सब प्रोफेशनल व्यक्ति, इनके पास स्पेशल नॉलेज है। डॉक्टर के पास मेडिसिन का स्पेशल नॉलेज है, वकील के पास केस लड़ने का स्पेशल नॉलेज है। तो सबके पास कुछ ना कुछ स्पेशल नॉलेज है, वो पेशेवर आदमी कहलाते हैं। बैट्समैन बैटिंग करने के लिए स्पेशल नॉलेज है, बॉलर बॉलिंग करने के लिए उसके पास स्पेशल नॉलेज है। डॉक्टर में भी कई पार्ट हो गए, फिजिशियन अलग होते हैं, सर्जन अलग होते हैं, साइको डॉक्टर अलग होते हैं, महिलाओं के डॉक्टर अलग होते हैं, तो उसमें बहुत सारा पार्ट होता है। तो ये भी एक प्रोफेशनल चीज है, यानी जो आपके पास स्पेशल जो जानकारी है वही प्रोफेशन और उसी को आप मूर्त रूप देते हैं। तो मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशनल तरीका है, यानी कि मैनेजमेंट में जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो काम करने वाला व्यक्ति प्रोफेशनल की तरह सोचता है। क्रिकेट का बैट्समैन जो होता है वो प्रोफेशनल की तरह सोचता है कि हम जितना ज़्यादा रन बनाएंगे, दो चीज़ उसका बढ़ेगा, एक आमदनी भी बढ़ेगा और एक उसका गुडविल भी बढ़ेगा। बॉलर उल्टा सोचता है कि हम जितना कम रन देंगे और जितना ज़्यादा विकेट लेंगे, मेरा उतना आमदनी भी बढ़ेगा और उतना मेरा गुडविल भी बढ़ेगा। तो मैनेजर भी यही सोचता है फर्म में कि हम फर्म को जितना अधिक आगे से आगे ले जाएंगे और जितना अधिक लाभ कमा के देंगे, हम उतना सक्सेसफुल मैनेजर माने जाएंगे और उस मैनेजर का गुडविल बढ़ता जाएगा और दिनों दिन उसका मांग बढ़ता जाएगा। एक फर्म से दूसरे फर्म में मांग हो जाएगी, सैलरी उसका बढ़ जाएगा, दूसरे फर्म से तीसरे फर्म में उसकी मांग बढ़ जाएगी, वहाँ उसका सैलरी बढ़ जाएगा। क्या भारत के एक आध दो मैनेजर, अच्छे मैनेजर के नाम बता सकते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा तरीके से मैनेज किया हो किसी संस्था को? किसी मैनेजर का नाम जानते हैं भारत के दो चार सक्सेसफुल मैनेजर? नहीं पता? सुंदर पिचाई का नाम सुना है क्या? सुने सर। हरियाडी में रहता है कि शिव मंदिर के सामने रहता है? नहीं सर, नहीं सर, हरियाडी में सुने मगर नाम। कौन है? गूगल के है ना। मालूम नहीं हमको। गूगल का है सर। सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ है, भारतीय मूल का निवासी और गूगल का सीईओ है, कोई साधारण हस्ती नहीं है। चंदा कोचर का आपने नाम सुना होगा, चंदा कोचर। बिल गेट्स का आपने नाम सुना होगा। ये सभी एक से एक महारत है हासिल है लोगों को मैनेजमेंट के मामले में। एफडब्ल्यू टेलर अपने जमाने के साइंटिफिक मैनेजर माने जाते थे। तो ये सब मैनेजमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। तो मैनेजमेंट के बारे में कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल तरीका भी है। इसमें हर आदमी मैनेजर नहीं बन सकता है। मैनेजर बनने के लिए उसके पास गहन तार्किक क्षमता होनी चाहिए, उसके पास गहन नॉलेज होना चाहिए और प्रबंध को जो चलाने के लिए उसके पास एबिलिटी है वो एबिलिटी होना चाहिए। तो ये एक प्रोफेशनल आदमी के पास ही हो सकता है, ये सबके पास नहीं आ सकता है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट्स के रूप में हो गया, मैनेजमेंट एक साइंस के रूप में हो गया, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के रूप में हो गया। मैनेजमेंट का अगला एक पार्ट है कि मैनेजमेंट एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको कहते हैं बता सकते हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कोई बता सकते हैं? नहीं पता? आप लोग सोशल एनिमल है कि नहीं है?
आप लोग सोशल एनिमल है कि नहीं है, कि सिर्फ एनिमल है? किसी को नहीं पता है कि सोशल एनिमल किसको कहा जाता है कि नहीं को पता है सोशल एनिमल किसको कहा जाता है? स्नेहा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है समाज के प्रति आपका उत्तरदायित्व। प्रबंध समाज के प्रति भी उत्तरदायी है। जितना प्रबंध अपने संस्था के प्रति उत्तरदायी है, जितना प्रबंध अपने कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायी है, जितना प्रबंध अपने क्रेडिटर और बैंक के प्रति उत्तरदायी है, जितना प्रबंध अपने ऑनर के प्रति उत्तरदायी है, उतना ही प्रबंध समाज के प्रति भी उत्तरदायी है। अभी एक सरकार का रूल आता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक वर्ड है। इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सरकार ने ये नियम बना दिए हैं कि आपको अपने लाभ का सर्टेन %, 1% लाभ के रूप में जो भी आपको प्राप्त हो रहा है उसका सर्टेन % आपको समाज के विकास में यूज करना है, खर्चा करना है। अगर समाज के विकास में आपने यूज नहीं किया तो आपके मान्यता को खतरे हो जाएगी, आपके लाभ कमाने की जो क्षमता है उस पर रोक लग जाएगी। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत होता है। कभी 3% होता है, कभी 2% होता है। ये एक परसेंटेज तय होता है कि अगर आपने 1000 रुपया कमाया है तो उसका 3% आपको समाज के विकास में खर्चा करना। अगर 100 रुपया कमाया है तो 3 रुपया आपको समाज के विकास में। ये समाज का विकास कैसे हो सकता है? कहीं पर आप स्कूल बना दीजिए, कहीं कॉलेज बना दीजिए, कहीं हॉस्पिटल बना दीजिए। वैसे इसके बनाने की तो लागत करोड़ों में होती है, तो निश्चित है कि वैसे कंपनी की आमदनियां भी जो होती होगी वो अरबों में होती होगी, क्योंकि जब अरब में होगी तभी वो करोड़ में 3% के हिसाब से या 4% के हिसाब से वो लाभ का अपना हिस्सा दे सकते हैं। तो ये चीज है कि ये मैनेजमेंट जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि समाज के लिए आवश्यक वस्तु और सेवाओं का निर्माण करना। जो समाज को जरूरत है, जिस समाज से आप लाभ कमा रहे हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस समाज से आपका धन अर्जन हो रहा है, उस समाज में अगर कुछ उपयोगिता की कोई वस्तु है, कुछ आवश्यक उपभोक्ता के संसाधन की आवश्यकता है, तो वो वस्तु उपलब्ध कराना ये प्रबंध का काम है। प्रबंध का काम ये भी है कि वो अच्छे कर्मचारी और जितने भी अच्छे नागरिक हैं उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करे। मैनेजमेंट ये देखने का प्रयास करे कि उसके पास अच्छे कर्मचारी कौन है, उसको वो प्रमोट करे। मैनेजमेंट ये देखने का प्रयास करे कि अच्छा नागरिक कौन है, उस अच्छे नागरिक को वो प्रमोट करे। तो अच्छा नागरिक को वो प्रमोट करे, उसको रोजगार दिलाने की व्यवस्था कराए, उसको किसी भी तरीके से उचित मूल्य पर वस्तु खरीदवाने की व्यवस्था कराए। जो वस्तु का उचित मूल्य है वो उचित मूल्य पर उसको वस्तु उपलब्ध कराया जाए, और फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ वो ऐसा संसाधन मुहैया कराए उस गांव में, उस शहर में, उस बाजार में जहां से वो लाभ अर्जन कर रहा है, या जहां के वो प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधनों का यूज कर रहा है। जिस जगह पर वो कंपनी और वहां पर कोई नेचुरल रिसोर्सेज का अगर वो यूज कर रहा है तो उस नेचुरल रिसोर्सेज के यूज करने के बदले में उसका ये कर्तव्य भी बनता है कि जिस समाज का आप नेचुरल रिसोर्स का यूज किए हैं उस समाज को उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट का अंश दिया जाना चाहिए। तो ये हो गया कि मैनेजमेंट एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैनेजमेंट के बारे में कहता है कि मैनेजमेंट सोशोलॉजी का भी एक पार्ट है, साइकोलॉजी का भी एक पार्ट है। लास्ट में एक बहुत अच्छा लाइन इसमें कहा गया है मैनेजमेंट के बारे में, कि बहुत अच्छा लाइन कहा गया है कि हम मोटर गाड़ियों, वायुयान, रेफ्रिजरेटर, रेडियो और रेडियो के फीते वगैरह नहीं बनाते हैं। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट तो आदमी को बनाता है और आदमी उस वस्तु को बनाता है। मैनेजर क्या करता है? मैनेजर ये कहता है कि हम मोटर गाड़ी नहीं बनाते, हम वायुयान नहीं बनाते, हम रेफ्रिजरेटर नहीं बनाते, हम रेडियो नहीं बनाते, हम रेडियो का फीता नहीं बनाते। हम तो बनाते हैं तो आदमी को बनाते हैं और आदमी ही उस वस्तु को बनाता है। यानी कि ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। अभी से स्पष्ट हो गया इस लाइन से कि ह्यूमन, आदमी भी जो है वो एक रिसोर्स है, वो भी एक इम्पोर्टेंट साधन है किसी भी संस्था का। अगर लाभ अर्जन करना है तो अपने मनुष्य को भी आपको एक संसाधन मानना पड़ेगा। यही मनुष्य वो सजीव वस्तु है जो सारे निर्जीव वस्तु पर कंट्रोल करेगा और उससे वो वस्तु का निर्माण करेगा।
अभी आपने कुछ दिन पहले टीवी पर सुना होगा कि एक अच्छे मैनेजमेंट जो थे, डायरेक्टर जो थे, उन्होंने ये कहा था कि मेरे सारे कुछ आप ले लो, मेरा कंपनी ले लो, मेरा घर ले लो, मेरा संपत्ति ले लो, मेरा मशीनरी ले लो, लेकिन मेरे पास जितने कर्मचारी है वो मुझे रहने दो, मैं 10 साल के बाद इससे बड़ा संस्था बना के आपको दिखा दूंगा। क्यों कहा था? सारा एसेट्स मेरा ले लो, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मेरा रहने दो, 10 साल में हम अथक प्रयास करेंगे और ऐसा ही संस्था आपको बना के, इससे बड़ा संस्था बना के आपको हम दिखा देंगे। क्योंकि उसको अपने मैन पर विश्वास था, जिस मैन के साथ वो रहता था उस मैन को वो अपनी संपत्ति मानता है, वो उसको पूंजी मानता है, और वो जानता है कि उसी संपत्ति और उसी पूंजी से हम अपना लाभ कमा सकते हैं, अपना संस्था का विकास कर सकते हैं। दैट्स ओवरऑल ऑफ मैनेजमेंट।